गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ होलकर राजवंश। होलकर राजवंश में कितने राजा हुए, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए उन्होंने और क्या विशेषता रही किस राजवंश की, किस राजा ने क्या बनाया, अहिल्याबाई होलकर ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, इंदौर में रेल व्यवस्था की शुरुआत कौन से राजा करते हैं, कौन सा महल किसने बनाया, पूरा होलकर वंश पूरा पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग से लास्ट तक। और इसके पहले मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के ऊपर भी कई वीडियो बनाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। अब देखिए होलकर वंश की बात करते हैं। होलकर वंश के संस्थापक कौन हुए? तो भैया होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। कौन थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी। मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी। अब देखिए इनका सरनेम होलकर क्यों पड़ा दोस्तों? तो महाराष्ट्र में एक गांव था, होल नाम का गांव। कौन सा गांव था दोस्तों? महाराष्ट्र में एक होल नाम का गांव था। उसी गांव के नाम पर होलकर इनका सरनेम हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, 1721 में ये पेशवा बाजीराव प्रथम के संपर्क में आए। कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम। उस समय पेशवा थे। पेशवा बाजीराव प्रथम के संपर्क में आए और इन्होंने अपनी प्रतिभा से पेशवा बाजीराव प्रथम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें सूबेदार बनाया दोस्तों। अब देखिए इन्हें सूबेदार बना दिया। तो सूबेदार कौन से एरिया का बनाया? इन्हें खानदेश का सूबेदार बनाया उन्हें। देखिए कौन कौन सा एरिया है? खानदेश, और एक एरिया और था यहाँ पर जिसका नाम है बागलान। बागलान, ये दोनों क्षेत्र का सूबेदार बनाया इन्हें। और देखिए और इन्हें वहाँ से उस क्षेत्र से चौद और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया दोस्तों। चौद और सरदेशमुखी, ये दो कर लगाए जाते थे, ठीक है। देखिए चौद और सरदेशमुखी, इन्हें कर वसूलने का अधिकार दे दिया। कौन से क्षेत्र पर? खानदेश और बागलान। देखिए होलकर वंश के संस्थापक हुए मल्हार राव होलकर। अब इनका सरनेम होल इसलिए रखा गया दोस्तों, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे हैं और नोट करते जाएं। इनका सरनेम होल इसलिए रखा गया क्योंकि ये होल नाम के एक गांव से रहते थे, ठीक है, जो महाराष्ट्र में आता है, वहीं से बना इनका होलकर सरनेम। अब देखिए 1721 में उस समय पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम, ठीक है, उनके संपर्क में आए और इनकी बहादुरी और इनके कार्य कौशल से प्रभावित होकर उन्होंने इसने क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। अब सूबेदार कहाँ का बनाया इन्हें? खानदेश और बागलान का सूबेदार बना दिया दोस्तों इन्हें। अब देखिए और उसी क्षेत्र से इन्हें चौद और सरदेशमुखी, ये दो कर लगाए जाते थे उनके द्वारा, वो वसूलने का अधिकार दे दिया। अब देखिए इसके बाद 1734 में इन्होंने मल्हारगंज की स्थापना की दोस्तों। किसकी स्थापना की? मल्हारगंज की स्थापना की। 1734 में इन्होंने रेवेन्यू वसूलने के लिए मल्हारगंज की स्थापना की दोस्तों। अब देखिए मल्हारगंज की स्थापना कर दी इन्होंने। फिर इसके बाद 1747 में इन्होंने राजवाड़ा की स्थापना की। राजवाड़ा, ठीक है। 1747 में इन्होंने क्या बसाया? राजवाड़ा बसाया, मतलब राजवाड़ा का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया और इन्होंने वहाँ पर राजमहल बनवाया। कौन सा महल बनवाया? राजमहल बनवाया दोस्तों, ठीक है, राजमहल बनवा दिया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इनके जो उत्तराधिकारी थे खांडेराव। कौन थे इनके उत्तराधिकारी दोस्तों? खांडेराव। अब देखिए खांडेराव की जो पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर थी। कौन थी? अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। खांडेराव की वाइफ का नाम क्या था? अहिल्याबाई होलकर। तो देखिए मल्हार राव होलकर के पुत्र कौन थे? खांडेराव। खांडेराव की पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। अब खांडेराव की डेथ हो जाती है तो अहिल्याबाई होलकर क्या करती है भैया? मालेराव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती। किसको? मालेराव को उत्तराधिकारी घोषित किया। और राज्य का वास्तविक संरक्षक कौन बन गया? अहिल्याबाई होलकर। मतलब जो होलकर राजवंश था उसकी पूरी बागडोर किसके पास आ जाती है? अहिल्याबाई होलकर के पास। तो देखिए मल्हार राव होलकर थे। मल्हार राव होलकर के पुत्र कौन थे? खांडेराव। खांडेराव की डेथ हो जाती है जिसके कारण अहिल्याबाई होलकर अपने, मतलब जो मालेराव था ये वयस्क नहीं थे तो इन्हें राजपाट सौंपती है और इनके नाम से
संरक्षिका बन जाती है अहिल्याबाई होलकर। अब देखिए अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासिका हुई है। अब अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र के कौन से गांव की थी भैया? तो इनका गांव था चोड़ी, महाराष्ट्र के चोड़ी गांव से इनका रिलेशन था। कहाँ से? अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र के चोड़ी गांव से संबंधित था। अब देखिए अहिल्याबाई होलकर क्या करेगी भैया? जो अपनी राजधानी थी इन्होंने महेश्वर में स्थापित की। अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी किसको बनाया? महेश्वर को, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? महेश्वर। अब देखिए अहिल्याबाई होलकर इंदौर को, जो इंदौर शहर था ना, इसे सैन्य मुख्यालय बनाती है अपना। क्या बनाती है? सैन्य मुख्यालय। राजधानी है इनकी महेश्वर और सैन्य मुख्यालय क्या हो गया? इंदौर। अब रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इंदौर वाणिज्यिक या व्यापारिक केंद्र बन गया था। क्या बन गया था? रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इंदौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्य और व्यापारिक केंद्र बन जाता है दोस्तों। अब देखिए अहिल्याबाई होलकर कई मंदिरों का निर्माण करवाती है। इनके मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार पूछा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने कौन कौन से मंदिर बनाए। तो देखिए काशी में विश्वेश्वरैया मंदिर बनाते हैं, विश्वेश्वर मंदिर बनवाते हैं। कौन सा मंदिर बनवाते हैं दोस्तों? विश्वेश्वर मंदिर। कहाँ बनाया इन्होंने? काशी में बनाया। काशी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर बनाया गया अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, जिसका नाम क्या है? विश्वेश्वर मंदिर बनवाया। इसके बाद इन्होंने बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवाई। बद्रीनाथ में क्या बनाया दोस्तों इन्होंने? देखिए बद्रीनाथ में इन्होंने बनाया धर्मशाला बनवाई। इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर बनवाया इन्होंने। कौन सा मंदिर बनवाया? ओंकारेश्वर मंदिर का ये अहिल्याबाई होलकर निर्माण करवाती है। इसके बाद देखिए रामेश्वर मंदिर बनवाया इन्होंने, रामेश्वर मंदिर, ठीक है, जो दक्षिण में आता है। रामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उज्जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया इन्होंने। उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका भी निर्माण करवाया अहिल्याबाई होलकर ने। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। और इन्होंने कई भारत में मंदिर और घाटों का निर्माण कराया। और इन्होंने जो महेश्वर का किला है, ठीक है, महेश्वर का किला है, वहाँ पर भी कई मंदिर बनवाए इन्होंने। महेश्वर घाट भी बनवाया इन्होंने और महेश्वर का जो किला है उसका भी निर्माण कार्य करवाया। अब अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है 1795 में दोस्तों। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कब हो गई? 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है। देखिए अहिल्याबाई होलकर खांडेराव, ठीक है, खांडेराव की पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर, जो चौड़ी गांव की थी। इनके अवयस्क पुत्र थे मालेराव। भैया मालेराव का संरक्षिका बनी और अहिल्याबाई होलकर ने शासन स्टार्ट किया। मालेराव भी कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। अहिल्याबाई होलकर राजधानी किसको बनाती है? अपनी महेश्वर। और सैन्य मुख्यालय इनका क्या रहता है? इंदौर रहता है। और व्यापारिक नगरी भी क्या रहती है? इनके शासनकाल में इंदौर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, व्यापारिक केंद्र बन जाता है भारत का। और ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर बनवाती हैं। विश्वेश्वरैया मंदिर बनाया इन्होंने काशी में। इसके बाद देखिए विश्वेश्वर मंदिर बनवाया काशी में। बद्रीनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड में, उसकी धर्मशाला बनाई इन्होंने। ओंकारेश्वर मंदिर बनवाया दोस्तों इन्होंने। इसके बाद देखिए रामेश्वर मंदिर बनवाया। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बनवाया। और 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बने तुकोजी राव होलकर। कौन बनते हैं दोस्तों इनके उत्तराधिकारी? तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर इनके उत्तराधिकारी बने भैया। तुकोजी राव होलकर का शासनकाल था 1795 से 1797 तक इनका शासन रहता है। ज़्यादा लंबे समय तक इनका शासन नहीं रहता है। और इन्हें महादजी सिंधिया हरा देंगे। कौन हरा देते हैं दोस्तों इन्हें? महादजी सिंधिया ने इन्हें हरा दिया, ठीक है। महादजी सिंधिया ने किसे हराया? तुकोजी होलकर को हरा दिया। तुकोजी होलकर प्रथम है, ठीक है। इन्हें हराया किसने? महादजी सिंधिया ने। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बने काशीराव। कौन बने दोस्तों? काशीराव। तो काशीराव भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं करते हैं, 1 साल ही रहता है इनका। 97 से 98 तक इनका शासन रहता है। 1797 से 98 तक काशीराव का शासन रहा। अब इनके उत्तराधिकारी बने दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल राजा हुए जो यशवंतराव होलकर फर्स्ट के नाम से जाने गए। कौन थे? यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर इस वंश में सबसे प्रतापी राजा हुए। अब इनका शासनकाल रहता है 1798 से 1811 तक, ठीक है। कब तक शासन कर रहे हैं? 1798 से 1811 तक यशवंतराव होलकर ने शासन किया भैया। अब देखिए और ये किसके पुत्र थे? तो काशीराव के पुत्र थे। यशवंतराव होलकर 1798 से 1811 तक शासन करा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे दोस्तों। अब देखिए जो यशवंतराव होलकर थे भैया, इन्होंने जो मुगल बादशाह था,
मुगल बादशाह उस समय शाह आलम दूती था। कौन था मुगल बादशाह? शाह आलम दूती, ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम दूती, जिसे अंग्रेज़ों के जो मतलब प्रभाव में था, उसे मतलब अंग्रेज़ों के अधीन था वो, तो उसे मुक्त कराने का प्रयास किया इन्होंने, परंतु ये उसे मुक्त नहीं करवा पाते हैं। जो अंग्रेज़ों के अधीन था उसे मुक्त करवाने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु ये सफल नहीं हो पाते हैं। तो इनके प्रयास से प्रसन्न होकर शाह आलम दूती ने उपाधि देता है महाराजा धीराज राजेश्वर। कौन सी उपाधि देता है दोस्तों इन्हें? महाराजा धीराज राजेश्वर, ठीक है। ये इन्हें उपाधि दी गई, ठीक है। महाराजा धीराज राजेश्वर की उपाधि दी। अब देखिए 1802 में, कब? 1802 में जो यशवंतराव होलकर थे भैया, ये किसको हरा देंगे? हादसपुर, पुणे के पास एक नगर था हादसपुर, पुणे के पास हादसपुर नामक स्थान पर पेशवा और सिंधियाओं की सेना को हरा दिया इन्होंने। किसकी सेना को हरा दिया? पेशवा, जो पेशवा थे उस समय, पेशवा और किसको हरा दिया इन्होंने? सिंधिया को। पेशवा यहाँ पर बाजीराव दूती थे, ठीक है। वहाँ पर बाजीराव प्रथम है, यहाँ पर बाजीराव दूती जो पेशवा थे, और सिंधियाओं की संयुक्त सेना को इन्होंने हरा दिया। अब भैया जो ये यहाँ पर यशवंतराव होलकर इन्हें हरा तो देते हैं, तो जब इनकी विजय हो जाती है यशवंतराव होलकर की, तो इसे विजय उत्सव में नहीं मनाते, बल्कि एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये जो मराठा थे ये आपस में ही लड़े थे, और इस युद्ध में इनकी जीत हो जाती है। किसकी? यशवंतराव होलकर की, ठीक है। यशवंतराव होलकर यहाँ दोनों की सेना को हरा देते हैं, सिंधियाओं की सेना को भी हरा देते हैं और पेशवाओं की सेना को भी हरा देते हैं दोस्तों, ठीक है। परंतु जो ये जीत का उत्सव था, इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद देखिए तो युद्ध कौन सा हुआ था भैया? हादसपुर, पुणे के पास में युद्ध हुआ था, जिसमें ये दोनों को हरा देते हैं। अब यहीं से एक मराठा साम्राज्य का बहुत बड़ा पतन का कारण स्टार्ट होता है। जो पेशवा था, ठीक है, जब पेशवा को इन्होंने हरा दिया, तो भैया ये किसे पेशवा घोषित कर देते हैं? अमृतराव को पेशवा घोषित कर देते हैं। अमृतराव को इन्होंने क्या करा? मतलब यशवंतराव होलकर ने किसे पेशवा बना दिया? अमृतराव होलकर को पेशवा बना दिया। तो भैया जो पेशवा बाजीराव दूती था, ये अंग्रेज़ों की शरण में चले गया। किसकी शरण में चले जाते हैं? अंग्रेज़ों की शरण में चले गया। पेशवा बाजीराव दूती अंग्रेज़ों की शरण में चले गया, और अंग्रेज़ों से यहाँ पर बेसिन की संधि करते हैं दोस्तों। कौन सी संधि करते हैं? बेसिन की संधि करते हैं। तो बेसिन की संधि के तहत क्या करते हैं भैया कि ये कुछ क्षेत्र, जो ये पेशवा बाजीराव दूती था, ये कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे देता है, ठीक है, और अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेता है भैया। मतलब पेशवा बाजीराव दूती बेसिन की संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें मराठा साम्राज्य के पतन का केंद्र बिंदु बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब यहीं से मराठा साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है बेसिन की संधि के द्वारा। अब भैया इसके बाद देखिए अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच में एक संधि होती है 1905 में, ठीक है, जिसे 1805 में अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच में संधि हुई, जिसे राजघाट की संधि कहते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण संधि थे दोस्तों ये संधि कई बार आती है कि राजघाट की संधि किसके बीच हुई थी। तो 1805 में राजघाट की संधि होती है यशवंतराव होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक, यशवंतराव होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में राजघाट की संधि होती है दोस्तों, और यही संधि एक इनके पतन का कारण होता है। अब देखिए यशवंतराव होलकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेते हैं। कौन से? जो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है दोस्तों, उसमें भाग लेते हैं। अब देखिए इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाएगी इनकी 1811 में, ठीक है। अब इनके बाद इनका उत्तराधिकारी बनेगा दोस्तों मल्लाराव होलकर तृतीय, हाँ, अगले उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? मल्लाराव होलकर तृतीय, मल्लाराव होलकर तृतीय इनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई 1811 में, और अगले उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? मल्लाराव होलकर तृतीय। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं दोस्तों मैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MPPSC, SI, SSC, वन रक्षक, पटवारी, जेल प्रहरी के लिए। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो टारगेट है वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए अगले जो उत्तराधिकारी बने भैया यशवंतराव होलकर के मल्लाराव होलकर तृतीय। कौन बने भैया उत्तराधिकारी? मल्लाराव होलकर
तृतीय इनके उत्तराधिकारी बने दोस्तों। अब देखिए इनकी उम्र 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी भैया? 4 वर्ष। तो इनके शासनकाल में पूरा राजपाट कौन संभालती थी? इनकी माता तुलसाबाई होलकर। कौन थी इनकी माता? तुलसाबाई होलकर ने पूरा साम्राज्य इनका मतलब जो राजपाट था वो संभाला। किसका? मल्हारराव होलकर द्वितीय का। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, जो मल्हारराव होलकर तृतीय है, मल्हारराव होलकर तृतीय और तुलसाबाई के जो दरबार में कुछ लोग थे वो इन्हें बंदी बनाकर मारने का प्रयास करते हैं। अब देखिए उनमें कौन कौन थे? धर्म कुंवर। कौन थे? धर्म कुंवर, धर्म कुंवर और बलराम सेठ। धर्म कुंवर, बलराम सेठ और एक यहाँ पर पठानों और पिंडारियों की सहायता से, मतलब ये दोनों पठानों और पिंडारियों की सहायता से क्या प्रयास करते हैं भैया कि मल्हारराव होलकर और तुलसाबाई को बंदी बनाकर हत्या कर दें। परंतु ये योजना जब इन्हें पता चल जाती है, किन्हें? तुलसाबाई को, तो तुलसाबाई क्या करेगी, इन्हें 1815 में ये दोनों को हत्या कर देगी, मरवा देगी। ठीक है, ये दोनों को मौत के घाट उतार दिया। किन्हें? धर्म कुंवर और बलराम सेठ को। अब देखिए और ये अपना प्रधानमंत्री किसको बनाती हैं? तात्या जोगे को। किसको बनाएगी? तात्या जोग को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने भैया? देखिए तुलसाबाई के प्रधानमंत्री कौन हो गए, मतलब मल्हारराव होलकर तो अभी 4 वर्ष के एक बच्चे हैं। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करते हैं? अपनी तात्या जोगे को अपना प्रधानमंत्री बनाया इन्होंने। अब देखिए प्रधानमंत्री बना लिया, अब क्या होता है, तो यहाँ पर जो पिंडारी थे दोस्तों, पिंडारियों का एक प्रमुख था नेता जिसका नाम था गफ्फूर खान। कौन था? गुफ्फर खां। गुफ्फर खां कौन थे भैया? तो पिंडारी थे। ठीक है, गुफ्फर खां पिंडारी थे। अब ये पिंडारी क्या करेंगे भैया, ये अंग्रेज़ों से मिल जाएंगे। किससे मिलेंगे? अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं और धोखे से तुलसाबाई की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देंगे? धोखे से तुलसाबाई की हत्या कर दी इन्होंने 1817 में। अब तुलसाबाई की हत्या हो गई भैया, और प्रधानमंत्री कौन है इनके? तात्या जोग है। ठीक है, तात्या जोग प्रधानमंत्री थे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज़ जब यहाँ पर और जब ये इनकी सहायता करते हैं, ठीक है, हत्या हो गई। अब गफ्फूर खान थे, ये सेनापति भी थे दोस्तों। तो अब देखिए जो गफ्फूर खान है ये अंग्रेज़ों से मिल गए। अब इसके बाद एक युद्ध होता है 1817 में, महिदपुर का युद्ध। कौन सा होता है? महिदपुर का युद्ध होता है। महिदपुर का युद्ध किसके बीच होगा? अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, महिदपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों के बीच। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 7 वर्षीय मल्हारराव होलकर थे। 7 वर्षीय कौन है? मल्हारराव होलकर तृतीय, सॉरी, मल्हारराव होलकर कौन है? मल्हारराव होलकर, मल्हारराव होलकर, ठीक है, तृतीय। एक ये हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और थे, 3 व्यक्ति लड़ते हैं यहाँ पर। हरिराव होलकर, एक 20 वर्षीय व्यक्ति और थे, और ये 7 वर्षीय 20 वर्षीय कौन थे? हरिराव होलकर। ठीक है, हरिराव होलकर। और 20 वर्षीय भीमाबाई। कौन थी भैया? 20 वर्षीय भीमाबाई। ये तीनों इस युद्ध में लड़े और एक साइड अंग्रेज थे। तो इस युद्ध में ये तीनों की विजय हो रही थी दोस्तों। अब देखिए जो गफ्फूर खान था, गफ्फूर खान पहले किसकी तरफ से युद्ध करता है भैया? गफ्फूर खान पहले युद्ध कर रहा था ये तीनों की ओर से। अब देखिए जब ये विजय की कगार पर आ गए थे तो गफ्फूर खान अपनी सेना को पीछे हटा लेता है। क्या करता है? सेना को पीछे हटा लिया, जिसके कारण ये तीनों की पराजय हो जाती है। सॉरी, जिसके कारण ये तीनों की पराजय हो जाती है। और इसकी गद्दारी से प्रसन्न होकर अंग्रेज इसे क्या करेंगे भैया? जावरा की जागीर दे देते। कहाँ की? जावरा। जावरा की जागीर किसको सौंप दी भैया? गफ्फूर खां को सौंप दी। अब देखिए इन्हें तीनों को विवश होकर 1818 में मंदसौर की संधि करनी पड़ती। कौन सी संधि करनी पड़ेगी दोस्तों? 1818 में अंग्रेजों से यहाँ पर मंदसौर की संधि करनी पड़ी। और मंदसौर की संधि के तहत भैया जो इनका साम्राज्य था, मतलब इंदौर पर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों के नियंत्रण में ले लिया। मतलब अब जो होलकर साम्राज्य, जो स्वतंत्र था होलकर राजवंश, वो अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया मंदसौर की संधि के तहत। मंदसौर की संधि कब हुई? 1818 में हुई। ठीक है, और यहाँ पर गद्दारी किसने की थी? गफ्फूर खान ने। अब इसकी गद्दारी से प्रसन्न होकर अंग्रेज क्या दे देंगे इसको? जावर का। परंतु जो ये संधि हुई थी दोस्तों, यहाँ पर भीमाबाई इस संधि को नहीं मानती। क्या लिखा करती है? भीमाबाई इस संधि को नहीं मानती है और गोरिला युद्ध स्टार्ट रखती है। भीमाबाई ने इस संधि को नहीं माना और भीमाबाई ने कौन सा युद्ध जारी रखा? गोरिला युद्ध जारी रखा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध होता है? 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है दोस्तों। और इस युद्ध में
जो मराठा साम्राज्य था इसका लगभग पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। मराठा साम्राज्य का क्या हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में इसमें मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। और जो यहाँ पर मल्हारराव होलकर थे ये अंग्रेज़ों से संधि करते हैं। यहाँ पर किससे संधि करेंगे, ये अंग्रेज़ों से संधि कर ली इन्होंने एक स्वतंत्र रियासत के लिए, ठीक है, कि भैया जो होलकर रियासत है वो एक स्वतंत्र रियासत रहेगी। अब देखिए 1818 में इनकी राजधानी क्या बन जाएगी, 1818 में राजधानी बन जाती है दोस्तों इंदौर। अब महेश्वर से इन्होंने राजधानी चेंज करके कहाँ आ गई, राजधानी इंदौर को राजधानी बना लिया गया। अब देखिए इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। इनके उत्तराधिकारी बनेंगे दोस्तों मार्तंडराव होलकर। मार्तंडराव होलकर कौन है अगले, मार्तंडराव होलकर। ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाते हैं, 1834 में ही शासन करते हैं। फिर इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बने दोस्तों हरिराव होलकर। कौन बने, हरिराव होलकर। हरिराव होलकर इनके उत्तराधिकारी हुए। हरिराव होलकर का शासनकाल था भैया 1834 से 1843 तक इन्होंने शासन किया हरिराव होलकर ने। अब हरिराव होलकर के शासनकाल में पहला रेसिडेंसी विद्यालय स्थापित किया गया था। कौन सा, रेसिडेंसी विद्यालय पहला इंदौर में स्थापित हुआ था, रेसिडेंसी विद्यालय दोस्तों। अब देखिए इनके उत्तराधिकारी बनेंगे खांडेराव होलकर तृतीय। कौन बनेंगे, खांडेराव होलकर तृतीय, जो इनके गोद लिए हुए पुत्र थे दोस्तों। अब देखिए खांडेराव होलकर का शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं रहता, 1 साल के लिए शासन करते हैं 1843 से 1844 तक, ठीक है। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद अगले जो शासक बनेंगे तुकोजीराव होलकर द्वितीय। कौन बनेंगे अगले, तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तुकोजीराव होलकर द्वितीय दोस्तों अगले शासक बने। अब देखिए तुकोजीराव होलकर द्वितीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्होंने इंदौर को योजनाबद्ध तरीके से विकास किया दोस्तों। इंदौर का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया, किसने किया, तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने। और यहाँ पर औद्योगिक विकास करा इन्होंने। क्या करा, औद्योगिक विकास। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि इंदौर का औद्योगिक विकास इसने किया, तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने योजनाबद्ध तरीके से इंदौर का विकास किया और औद्योगिक विकास किया। अब देखिए इन्हीं के शासनकाल में क्या होगा, पहला डाक टिकट जारी होता है। क्या होता है, पहला डाक टिकट किसके का शासनकाल में जारी होता है दोस्तों, डाक टिकट पहला तुकोजीराव होलकर द्वितीय का, और उसके ऊपर तुकोजीराव द्वितीय का चित्र बना हुआ था, ठीक है। तुकोजीराव द्वितीय का चित्र बना था उस डाक टिकट के ऊपर। इसके बाद देखिए 1870 कब, 1870 में रेलवे के निर्माण के लिए ये अंग्रेजों से समझौता करते हैं। किससे समझौता करेंगे दोस्तों, मतलब इंदौर में रेलवे का डेवलपमेंट करने के लिए 1870 में ये अंग्रेजों से समझौता करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए 1884 में ये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कनेडियन मिशन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की दोस्तों। इन्होंने कनेडियन मिशन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। अब देखिए और 1891 में ये होलकर विश्वविद्यालय की नींव रखते हैं। कौन से विश्वविद्यालय की, 1891 में होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने इंदौर में, ठीक है। अब इनके उत्तराधिकारी हुए दोस्तों शिवाजीराव होलकर। कौन हुए इनके उत्तराधिकारी, शिवाजीराव होलकर। इनके उत्तराधिकारी बने शिवाजीराव होलकर। अब देखिए शिवाजीराव होलकर का शासनकाल था 1886 से 1903 तक, ठीक है। इन्होंने शासन किया, ठीक है। इन्होंने शासन कब तक किया, और ये विश्वविद्यालय इनके शासनकाल में स्थापित होता है। होलकर विश्वविद्यालय कौन स्थापित करेंगे भैया, तो होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं शिवाजीराव होलकर, ठीक है। शिवाजीराव होलकर ने क्या बनाया, होलकर विश्वविद्यालय की स्थापना की इंदौर में। अब देखिए इनके उत्तराधिकारी बने भैया तुकोजीराव तृतीय। कौन बने, तुकोजीराव होलकर तृतीय इनके उत्तराधिकारी हुए दोस्तों। अब देखिए इनका शासनकाल रहता है 1903 से 1926 तक, और इस वंश के अंतिम शासक बनेंगे यशवंतराव होलकर, ठीक है। अंतिम शासक कौन बने, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर इस वंश के अंतिम शासक हुए, जिनका शासनकाल था 1926 से 1948 तक, जब देश आज़ाद होता था तब तक। और 1 जनवरी 1950 को ये अपनी रियासत का विलय करते थे मध्य भारत में। मध्य भारत में इंदौर रियासत इसका पार्ट बन जाती है दोस्तों, ठीक है। ये होलकर राजवंश हो गया दोस्तों पूरा, ठीक है। अंतिम शासक हुए यशवंतराव होलकर,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।